Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today we are going to perform lab number 4 which is about AC analysis of series RL circuit. इस लैब में हम लोग एक RL सर्किट को एक एग्जांपल के तौर पे लेंगे और उसके डिफरेंट पैरामीटर्स फाइंड आउट करेंगे, यानी कि वोल्टेज, उसका करंट, और हम लोग पावर वगैरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट इन दिस लैब. सो हम लोग जो है वो सिर्फ वोल्टेज और करंट पर ही रहेंगे और इम्पिडेंस को देखेंगे कि इम्पिडेंस किस तरह से होती है, इम्पिडेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और अगर हम लोग सप्लाई को या फिर किसी भी और पैरामीटर को चेंज करेंगे तो हमारे पास किस तरह से जो है वो इम्पिडेंस और वोल्टेज जो है वो चेंज होते हैं इन दिस एग्जाम्पल RL सर्किट. ठीक है. दूसरा हम लोग मेजर करेंगे फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन अ सीरीज RL सर्किट, यानी कि हमारे पास एक फेज एंगल एक वोल्टेज का होता है और एक करंट का होता है, और उन दोनों का जो डिफरेंस हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं यूजिंग द सॉफ्टवेयर, एज वेल एज थियोरेटिकली हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं उसका फेज एंगल. ठीक है. फिर हम लोग जो है वो ड्रॉ करना भी सीखेंगे इम्पिडेंस ट्रायंगल और फेजर डायग्राम. So before going directly to the pre-lab and lab task, हम लोग रिवाइज करते हैं अपने थोड़े से AC सर्किट्स के बेसिक्स को. तो सबसे पहले हमें पता है कि जितने भी जो AC पैरामीटर्स होते हैं, वोल्टेज, करंट या फिर पावर, तो उसमें जो है हमारे पास जो वो जो पैरामीटर्स होते हैं वो टाइम डिपेंडिंग होते हैं. ठीक है. टाइम डिपेंडिंग का मतलब क्या होता है कि विद टाइम उनकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है हमारे पास. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम रिप्रेजेंट करें, हमारे पास अगर एक करंट है या फिर वोल्टेज है, तो वोल्टेज की हमारे पास सप्लाई वोल्टेज जो है वो उसकी वेवफॉर्म जो होती है वो इस तरह से होती है. ठीक है. और अगर हम इसको इस वेवफॉर्म को एक एक्सप्रेशन के तौर पे हम लिखें तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि वोल्टेज V इज इक्वल्स टू A साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस फाई. ठीक है. थीटा और फाई. सही है. इसमें जो है हमारे पास A क्या है, A इस वेवफॉर्म का एम्पलीट्यूड है, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम दिस रेफरेंस पॉइंट टू द टॉप टू द पीक, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है. साइन हमें बताता है कि इस वेवफॉर्म की शेप क्या होगी. ओमेगा हमें बताता है कि इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी. टी हमें बताता है, टी जो है एक वेरिएबल है जो कि हमें हर पॉइंट पर बताएगा कि इसका वोल्टेज क्या है, मतलब हर टाइम पे, हर जितने भी हमें पता करना हो किस टाइम पर वोल्टेज क्या है, तो हम टी की वैल्यू उतनी रखकर ये फाइंड आउट कर सकते हैं. थीटा या फिर यहाँ पर फाई होता है, ये हमें बताता है कि ये जो है इसका इस वेवफॉर्म का फेज एंगल क्या है. ठीक है. तो ये हमारी एक रिप्रेजेंटेशन है एक AC वेवफॉर्म की, चाहे वो किसी की भी हो, वोल्टेज की हो, करंट की हो या पावर की हो, किसी भी की भी हो, इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होती है. साइन की जगह यहाँ पर कॉस भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ दिस वेवफॉर्म. ठीक है. तो ये हमें रिप्रेजेंटेशन बताता है. तो ये एक तरीका है हमारे पास AC वेवफॉर्म्स को ऑब्जर्व करने का, कि हम लोग उसका हम लोग ट्रांजिएंट एनालिसिस करें. इस फॉर्म में जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो वो हमारे पास एक ट्रांजिएंट एनालिसिस होता है, यानी कि हर डिफरेंट टाइम पर हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो रही है और सो इज़ द बिहेवियर ऑफ द सर्किट, वो भी चेंज हो रहा है, तो हम लोग वो ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंट टाइम पर. तो ये हमारे पास ट्रांजिएंट एनालिसिस होता है. ये एक तरह का एनालिसिस है. दूसरी तरह का एनालिसिस होता है हमारे पास AC एनालिसिस, या फिर हम लोग उसको फेजर एनालिसिस कहते हैं. अब फेजर एनालिसिस होता क्या? फेजर एनालिसिस में हमारे पास जो है हम लोग अपने जितने भी हमारे पास ये पैरामीटर्स हैं, वोल्टेज, करंट एंड पावर, इनको हम लोग फेजर फॉर्म में लिखते हैं. अब फेजर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? हमें पता है कि ये जितने भी हमारे पास तीनों पैरामीटर्स हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं. वेक्टर क्वांटिटी को हमें पता है कि रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं हम लोग. वेक्टर क्वांटिटी को हमें वेक्टर क्वांटिटी की दो चीज़ें पता होनी चाहिए. एक उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, दूसरा उसका फेज एंगल पता होना चाहिए, यानी डायरेक्शन पता होनी चाहिए. तो फॉर एग्जांपल अगर हमें थीटा ही रिप्रेजेंट करना था, तो हम फॉर एग्जांपल हमारे पास वोल्टेज है, अगर हम उसको ड्रॉ करें तो ये उसका मतलब ये जो है हम इस एरो से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस वोल्टेज को. ये एरो का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमें बताएगा कि इस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमें बताएगी कि इस वोल्टेज का फेज एंगल क्या है, यानी इस वोल्टेज की डायरेक्शन क्या है. और फेज एंगल यू कैन यूज द वर्ड. ठीक है. तो ये एक रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास किसी भी पैरामीटर की, यानी कि एक फेजर रिप्रेजेंटेशन है, या फिर यू कैन से वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. तो अब हम जो है देखेंगे कि किस तरह से जो है
हमारे पास हम लोग इस एक सर्किट को एग्जांपल लेकर हम लोग इसमें इसकी फेजर डायग्राम बनाएंगे, यानी कि इसके डिफरेंट पैरामीटर्स को हम लोग वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे पास एक आरएल सर्किट है जिसमें हमारे पास रजिस्टर है, इंडक्टर है और एक एसी सप्लाई है। ठीक है, तो अब हमें जो है वो इसकी फेजर डायग्राम बनानी है इस सर्किट के। अब फेजर डायग्राम जो है वो हमारे पास किसी भी पैरामीटर की बन सकती है, यानी कि फेजर डायग्राम वोल्टेजेस की भी बन सकती है, फेजर डायग्राम करंट्स की बन सकती है, इम्पिडेंस की बन सकती है और पावर की बन सकती है। ठीक है, अभी हम लोग जो है वो फेजर डायग्राम बनाएंगे वोल्टेज की। ठीक है, फेजर डायग्राम को बनाने का जो हमारे पास रूल होता है वो रूल ये होता है कि आप जिसकी भी फेजर डायग्राम बना रहे हो, आइदर वोल्टेज, करंट और पावर, जिसकी भी, तो उसमें सबसे पहले उनमें से किसी एक पैरामीटर को आप लोग एज अ रेफरेंस पैरामीटर लेना। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं जो हूँ वो इस सर्किट की फेजर डायग्राम बना रही हूँ। ठीक है, फेजर डायग्राम ऑफ वोल्टेजेस। ठीक है, अब इस सर्किट में हमारे पास कितने वोल्टेजेस हैं? एक हमारे पास है सप्लाई वोल्टेज, एक है हमारे पास इंडक्टर वोल्टेज और एक है हमारे पास रेजिस्टर वोल्टेज, यानी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस दिस सप्लाई। ठीक है, अब हमें इन तीनों वोल्टेजेस को फेजर रिप्रेजेंटेशन में शो करना है। ठीक है, तो हमें अब तीन वोल्टेजेस में से किसी एक वोल्टेज को एज अ रेफरेंस वोल्टेज लेना होगा। ठीक है, अब हम लेट से फॉर एग्जांपल हम लोग अपनी मर्जी से इस VR को, अपनी आसानी के लिए VR को एज अ रेफरेंस वोल्टेज हम कंसिडर कर लेते हैं। अब रेफरेंस पैरामीटर सेलेक्ट करने का मतलब होगा ये कि उसका मैग्नीट्यूड जो भी उसकी वैल्यू होगी वो होगी। ठीक है, यानी अगर VR जो है वो लेट से 5 वोल्ट है या फिर 2.5 वोल्ट है या 1.7, जितना ही वोल्ट है, मैग्नीट्यूड वो होगा और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग एक्स एक्सिस होगी, रेफरेंस वोल्टेज यानी रेफरेंस पैरामीटर की। तो इसमें हम लोगों ने क्योंकि रेफरेंस पैरामीटर दिस VR दैट इज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर सेलेक्ट किया था, तो इसकी जो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, क्योंकि ये रेफरेंस वोल्टेज है। तो हम लोग अगर इसको ड्रॉ करेंगे इसकी फेजर डायग्राम, तो हमारे पास ये बन जाएगा VR। ठीक है, ये हमारे पास VR बन गया, दैट VR हम लोगों ने ये ड्रॉ कर लिया। अब हमें ड्रॉ करना है VL, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। इस पर्टिकुलर सर्किट में जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है वो लीड कर रहा है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर के बाय 90 डिग्री। अब इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या था? सबसे पहले किसी चीज़ का लीड करने का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई चीज़ किसी से लीड कर रही है यानी वो एडअप हो रही है या फिर उससे आगे है, यानी कि लीड करना मीन्स आगे रहना। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि इस सर्किट में वोल्टेज अक्रॉस दिस इंडक्टर इज लीडिंग द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर, यानी कि इसका जो भी फेज एंगल होगा, इसका मतलब रेजिस्टर का जो भी फेज एंगल होगा और इंडक्टर का फेज एंगल इस रेजिस्टर के फेज एंगल से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? 90 डिग्री ज़्यादा होगा इस पर्टिकुलर सर्किट में। ठीक है, इस पर्टिकुलर सर्किट में हमारे पास जो इंडक्टर का वोल्टेज है वो लीड करेगा रेजिस्टर के वोल्टेज से बाय 90 डिग्री। लीड करने का क्या मतलब है कि पॉजिटिव। ठीक है, अब इसका एंगल अगर 0 है तो 90 डिग्री मतलब इससे 90 डिग्री प्लस जाएगा, माइनस भी जा सकता था लेकिन क्योंकि लीड कर रहा है तो दैट्स वाई इट विल गो अपवर्ड। ठीक है, तो अगर मैं अब इसको VL को ड्रॉ करूंगी तो मैं ये क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस है तो ये हमारे पास इसका जो भी 90 डिग्री होगा ये मेरे पास VL हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास VL हो गया, ड्रॉ मैंने कर दिया। सही, अब ये इसका VL और VR के जो बीच में एंगल होगा वो मेरे पास 90 डिग्री है। ठीक है, यही जो चीज़ें जो मैंने ड्रॉ की हैं वो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। VR यहाँ पर ड्रॉ हुआ है और VL जो है वो यहाँ पर ड्रॉ हुआ है। डजेंट मैटर कि अगर आप इसको यहाँ ड्रॉ करें या फिर यहाँ ड्रॉ करें, डजेंट मैटर, आप कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक वेक्टर डायग्राम बनाने में जो हम लोगों ने इंटरमीडिएट या फिर A लेवल्स O लेवल्स में हम लोगों ने जो सीखा होता है तरीका कि जो भी हम लोग हेड टू टेल रूल यूज़ करते हैं कि जो स्टार्टिंग जो फर्स्ट वेक्टर होता है उसके हेड से दूसरे वेक्टर की टेल स्टार्ट होती है, तो मैंने वही मेथड यूज़ करते हुए इसको बनाया है ताकि एक हमारे पास एक एट द एंड एक ट्रायंगल बन जाए। ठीक है, अब हम लोगों ने दो वोल्टेजेस रिप्रेजेंट कर दिए, दैट इज VR एंड VL। नाउ द लेफ्ट जो रह गया है वो है हमारे पास VS। ठीक है, अब हम VS को किस तरह से ड्रॉ करेंगे क्योंकि VS इज द ओनली वोल्टेज दैट इज लेफ्ट। तो फिर हम जो है, अब हमें पता है कि VS इज द सम इज इक्वल्स टू दिस VL
प्लस दिस वी आर, यानी कि इन दोनों का वेक्टर सम होगा वी एस, क्योंकि यही सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज विल बी इक्वल टू द समेशन ऑफ ऑल द लोड वोल्टेजेस, इंडिविजुअल लोड वोल्टेजेस। ठीक है, तो अब ये दो अलग अलग डायरेक्शन में एक्ट करें तो इनका जो नेट इफेक्ट होगा वो वी एस शो करेगा। तो नेट इफेक्ट हम इसके यहाँ से इसको ड्रॉ कर देंगे, दैट विल बी वी एस। ठीक है, तो और इस वी एस का जो एंगल होगा वो ऑफ कोर्स जो भी इसका एंगल यहाँ से बन रहा होगा वो यहाँ पर थीटा इसका एंगल होगा। सही है, तो ये वी एस का हमारे पास एंगल हो गया। वी एल का एंगल 90 डिग्री है। वी आर का एंगल, क्योंकि हम लोगों ने कंसिडर किया था कि अगर 0 डिग्री वी आर का एंगल है तो इस सर्किट में वी एल का एंगल 90 डिग्री होगा। अगेन आई रिपीट, अगर वी आर का एंगल 0 डिग्री है तो वी एल का एंगल, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट दिस सर्किट, तो वी एल का एंगल 90 डिग्री होगा और वी एस का एंगल जो भी ये थीटा बनेगा, यानी कि इन दोनों का वेक्टर सम करके हम जो भी कैलकुलेट करेंगे तो वो थीटा हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये हम लोगों ने सीखी फेजर डायग्राम किस तरह से बनाते हैं, या फिर इसको दूसरे टर्म में, क्योंकि मैंने हेड टू टेल रूल फॉलो किया है तो ये ट्राइंगल ही बन गया है, तो ये हमारे पास वोल्टेज ट्राइंगल भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, इस सर्किट का वोल्टेज ट्राइंगल या फिर फेजर डायग्राम, दोनों में से आप कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फेजर डायग्राम बनाना इसकी सीखी। आई अगेन रिपीट द स्टेप। फर्स्ट, जिसकी भी आप लोग फेजर डायग्राम बनाए, चाहे वो करंट हो, वोल्टेज हो, इम्पिडेंस हो या फिर पावर हो, किसकी भी बनाए, सबसे पहले उनमें से कोई भी एक पैरामीटर को आप एज अ रेफरेंस पैरामीटर सेलेक्ट करना है। रेफरेंस पैरामीटर जिसको सेलेक्ट करेंगे उसको जब ड्रॉ करेंगे तो अलोंग एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। जैसे हम लोगों ने वी आर को एज अ रेफरेंस सेलेक्ट किया था तो मैंने यहाँ पर वी आर को एक्स एक्सिस के अलोंग ड्रॉ किया था। बाकी जो होंगे वो उसके अकॉर्डिंगली, जो भी हम हमारी जो थ्योरी होगी, हमारे जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उसको देखते हुए हम लोग उनको ड्रॉ कर देंगे। यहाँ मैंने नहीं बताया कि ये जो वी एल है वो इससे 90 डिग्री क्यों लीड कर रहा है, ये मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, मैं बताती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, लेकिन ये मैंने मतलब ऐसे ही ड्रॉ कर दिया, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दैट, तो लॉजिक मैं बताने जा रही हूँ। तो हम लोग इस तरह से फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। फेजर डायग्राम या फिर इसको वोल्टेज ट्राइंगल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम बाकी चीज़ें एक्सप्लेन करने से पहले let me let me just introduce you to some of the universal truths or universal facts about these components, resistor, inductor and capacitor। यानी कि मैं अब आपको कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ्स बताने जा रही हूँ, फैक्ट्स बताने जा रही हूँ इन कंपोनेंट्स के बारे में, यानी कि रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, अब ये जो है, ये जो बताने जा रही हूँ ये हर सर्किट में जो है वो एप्लीकेबल है। सही है, सबसे पहला जो हमारे पास रूल वो ये है कि फर्स्ट थिंग इज दिस, फेज एंगल ऑफ वी आर ऑफ एनी सर्किट ऑफ एनी रेजिस्टर, phase angle of any VR will always be equal to the phase angle of IR। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी सर्किट है, ठीक है, उसमें जो रेजिस्टर है, ठीक है, कोई भी सर्किट है उसमें जो हमारा रेजिस्टर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, ठीक है, उसका जो एंगल होगा, फेज एंगल होगा, आइदर इट्स 0, आइदर इट्स 80, 20, व्हाटएवर, उसका जो भी फेज एंगल है, और उसमें से जो करंट, उस रेजिस्टर के अंदर से जो करंट जा रहा है उसका फेज एंगल जो है वो दोनों इक्वल होंगे। आई एम नॉट सेइंग द क्वांटिटीज यानी मैग्नीट्यूड नहीं, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द फेज एंगल्स। मैग्नीट्यूड डिफरेंट होंगे ऑफ कोर्स, लेकिन फेज एंगल्स जो हैं वो हमेशा जो है सेम होंगे। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है जो कि हर सर्किट में एप्लीकेबल होगा, अप्लाई होगा। ठीक है, ये फर्स्ट ये थिंग थी अबाउट द रेजिस्टर। दूसरी चीज जो है वो है अबाउट द इंडक्टर। इंडक्टर में जो फेज एंगल है ऑफ वी एल, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, विल ऑलवेज लीड द करंट इन दैट विल ऑलवेज लीड द करंट इन दैट इंडक्टर बाय 90 डिग्री। यानी कि जो एंगल ऑफ वी एल है और एंगल ऑफ आई एल है, ठीक है, ये दोनों सेम नहीं होंगे, बल्कि वी एल जो होगा वो लीड करेगा। लीड करने का मतलब क्या है? पॉजिटिव 90 डिग्री। वो लीड करेगा किससे? एंगल ऑफ आई एल से। आई एल से वो लीड करेगा, कितना ज़्यादा लीड करेगा? 90 डिग्री। ठीक है, मतलब 90 डिग्री ज़्यादा होगा उसका फेज एंगल। तो जो भी इसका आई एल का एंगल होगा उसमें प्लस 90 डिग्री करेंगे तो हमारे पास वी एल का एंगल बन जाएगा। ठीक है, यानी कि वोल्टेज जो है वो हमेशा लीड करता है इंडक्टर में
उसके करंट से। इसको हम आसान अल्फाज में इस तरह से कहते हैं कि वोल्टेज इंडक्टर में हमेशा लीड करता है उसी इंडक्टर के करंट से। कितना लीड करता है? 90 डिग्री लीड करता है। ठीक है, या इसको हम दूसरे अल्फाज में अगर हम वाइस वर्सा बात करें, दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि करंट जो है वो इंडक्टर का करंट उसके वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। लैग का मतलब क्या है? पीछे रहना, मतलब 90 डिग्री लैग कर रहा है, यानी कि ये लीड कर रहा है तो ऑब्वियसली ये लैग कर रहा है। सही है। अगर मैं वोल्टेज के टर्म्स बात करूं तो वोल्टेज इज लीडिंग द करंट इन द इंडक्टर, एंड अगर मैं इसमें बात करूं तो करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज। द एंगल इज 90 डिग्री, बाय द एंगल 90 डिग्री। एंड इफ आई नाउ टॉक अबाउट द कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में जो वोल्टेज होता है वो लैग करता है उसी कैपेसिटर के करंट से, यानी कि वी सी एंगल ऑफ आई सी विल, मतलब इसमें लैग करेगा। तो जो भी एंगल होगा हमारा वी सी का, वो जो जो आई सी का जो एंगल होगा उसमें -90 डिग्री करेंगे तो वी सी का एंगल यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि ये वोल्टेज जो है वो लैग कर रहा है, कैपेसिटर वोल्टेज विल लैग बिहाइंड द कैपेसिटर करंट बाय 90 डिग्री। एंड इफ आई टॉक वाइस वर्सा, कैपेसिटर करंट लीड्स द कैपेसिटर वोल्टेज बाय 90 डिग्री। ठीक है, और इसमें इंडक्टर वोल्टेज लीड्स द inductor current by 90 degree and inductor current lags behind the inductor voltage by 90 degree. And if I talk about resistor, voltage across resistor and current in the resistor are always in phase. In phase मतलब दोनों के phase voltage, दोनों के phase angles जो हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस। तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो आपको याद करनी है, ये चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स जो तीन मैंने अभी दिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह आपके जो है वो काम आएंगे। आगे जितनी भी नेटवर्क एनालिसिस करेंगे या आगे पावर सिस्टम एनालिसिस, उसमें ये चीज़ें आपके काम आएंगी। ठीक है, तो अब जो मैंने बात की थी ये कि हमारे पास जो है इस, अगर मैं देखूं, मैंने इस फेजर डायग्राम में बताया था कि ये जो VL है वो ये जो VL है वो VR से लीड कर रहा है बाय 90 डिग्री। तो ये कैसे आया, ये मैंने कैसे किया, मतलब खुद से कैसे अज्यूम कर लिया कि जो VL है वो VR से 90 डिग्री जो है वो लीड कर रहा है इस सर्किट में। ये जो अभी फेजर डायग्राम की बात कर रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ इसी सर्किट के बारे में बात कर रही हूँ, किसी और सर्किट के बारे में बात नहीं कर रही। ये जो मैंने अभी तीन चीज़ें बताई हैं ये वैलिड होंगी हर सर्किट के लिए। ठीक है, अभी मैं फेजर डायग्राम की बात करती हूँ। तो अभी मैंने बताया था कि VR को 0 कंसिडर कर लिया था, इसका एंगल 0 कंसिडर कर लिया था, और VL का मैंने कहा था कि ये लीड कर रहा है VR से बाय 90 डिग्री। अब ये चीज़ कैसे हुई? ये चीज़ ऐसे हुई कि अब क्योंकि हमें पता है, अब हमें VL का एंगल वैसे नहीं पता चलना था, हम लोगों ने रिड्यूस किया। कैसे रिड्यूस किया? हम लोगों ने देखा कि अगर हम करंट की बात करें इस सर्किट में तो करंट जो है वो सेम है, यानी जो करंट जो है वो इस इंडक्टर से पास हो रहा है वही करंट जो है वो इस रेजिस्टर से पास हो रहा है। ठीक है, अब हमें पता है कि करंट का जो फेज एंगल होता है जो रेजिस्टर्स में होता है, जो रेजिस्टर में फेज एंगल होता है वो सेम होता है VR के फेज एंगल से, यानी कि जो इस सर्किट का फेज एंगल होगा वही जो इस सर्किट के करंट का फेज एंगल होगा वही एंगल VR के फेज एंगल के इक्वल होगा। तो अब हमें क्योंकि पता है चल गया कि जो VR का एंगल है वही IL का एंगल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो VR का एंगल है वही IR का एंगल है, और IR जो है वो सेम है, मतलब I जो है IR विल बी इक्वल टू द होल सर्किट करंट, मतलब पूरे सर्किट में जितना भी करंट होगा वो सेम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि VR इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल ऑफ VR इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल ऑफ IL। अब हमें पता है कि एंगल ऑफ VL ऑलवेज लीड्स द एंगल ऑफ IL बाय 90 डिग्री। तो दैट मीन्स व्हाट, कि जो इसका एंगल है ये इससे 90 डिग्री लीड करेगा। आई नो ये थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, इसको लेकिन खुद से ज़रा समझिएगा, और अगर नहीं समझ आए तो यू कैन आस्क मी इन द क्वेश्चन आंसर सेशन, आई विल अरेंज इट फॉर यू। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं
ये चीज़ें हम लोगों ने सीख ली, फेजर डायग्राम बनाना सीख ली। इसी तरह से इम्पिडेंस की अगर बात करें तो इम्पिडेंस जो होती है हमारे पास, इम्पिडेंस यू नो व्हाट इज इम्पिडेंस? इम्पिडेंस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेज एंड द रिएक्टेंसेज इन अ सर्किट। ठीक है, ये हमारे पास इम्पिडेंस होती है। तो हमारे पास इस सर्किट में तो एक ही रिएक्टेंस है, जो कि क्योंकि एक ही इंडक्टर है तो एक ही रिएक्टेंस है और एक ही रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसमें हमें सम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगेन इन दोनों का सम करेंगे। तो इसमें इसकी इम्पिडेंस ट्राइंगल बनाने के लिए या इम्पिडेंस फेजर डायग्राम बनाने के लिए हमें किसी एक पैरामीटर को एज अ रेफरेंस सेट करना होगा। हम लोगों ने इसमें आर को रेफरेंस सेट किया, यानी कि इसको अलोंग एक्स एक्सिस ड्रॉ किया। और इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ के हमारे पास जो एंगल जो रिएक्टेंस होती है, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है, दो तरह की रिएक्टेंस होती है हमारे पास, एक होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस और एक होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि इंडक्टर की वजह से जो रिएक्टेंस हमें मिल रही है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो कि कैपेसिटर की वजह से रिएक्टेंस मिल रही है। तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है वो रेजिस्टेंस से लीड करती है 90 डिग्री से, और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है वो लैग करती है बाय 90 डिग्री टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, और दोनों का सम जो होगा वो हमारे पास ये ट्रायंगल होगा। अगर हमारे पास लेट से यहाँ पर सर्किट में जो है कैपेसिटर होता, तो हम ये इम्पिडेंस ट्रायंगल कैसे बनाते? तो हम ऐसे बनाते कि सबसे पहले आर बनाया, सबसे पहले आर बनाया। ठीक है, अब मैंने बताया था कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है वो लैग करती है बाय 90 डिग्री, तो इसको मैं -90 डिग्री के फेज एंगल से बनाऊंगी, और जो इसका रिएक्टेंस होगा वो ये Z होगा। ये ट्राइंगल है किसका? इफ यू हैव अ सर्किट, इफ यू हैव अ कैपेसिटर इन द सर्किट रादर देन इंडक्टर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इम्पिडेंस ट्राइंगल ही बन गया, हम लोगों ने सीख लिया। नाउ कमिंग बैक टूवर्ड्स द लैब। अब हम लैब की तरफ दोबारा आते हैं कि लैब में हमारे पास क्या गिवन है। सबसे पहले वी हैव दिस प्री लैब। प्री लैब में हमें इम्पिडेंस ऑफ अ सीरीज आरएल सर्किट फाइंड आउट करना है। सर्किट हमारे पास वही वाला जो पहले देखा था हम लोगों ने, इसकी हम लोगों ने इम्पिडेंस फाइंड आउट करनी है। इम्पिडेंस हमें पता है क्या होता है। इम्पिडेंस आई अगेन रिपीट, इट्स अ वेक्टर सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस एंड रिएक्टेंसेस ऑफ अ सर्किट। ठीक है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस और इंडक्टर, हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू और इंडक्टर की वैल्यू अपनी मर्जी से लेनी है। अपनी मर्जी से मतलब आपका जो रोल नंबर होगा 6 डिजिट रोल नंबर है। अगर आपका रोल नंबर जो है वो लेट्स से 6 डिजिट्स है, तो फर्स्ट 3 डिजिट्स आप रेजिस्टेंस की वैल्यू पे लगाएंगे और लास्ट 3 डिजिट्स इंडक्टर की वैल्यू पे। लेट्स से आपका रोल नंबर 181 समथिंग है, और इंडक्टर की वैल्यू आप ले लें लेट्स से 145। ठीक है, जो भी आपकी रोल नंबर है, मिली हेनरी में ले लें। ठीक है, मिली हेनरी, और इसमें भी यूनिट्स, डोंट फॉरगेट टू इंसर्ट द यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पर ओम का यूनिट आएगा, कुछ भी नहीं आगे लिखा हुआ तो डायरेक्टली ओम का यूनिट डाल दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने ये सेलेक्ट कर ली वैल्यूज आर एंड एल की, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। ये जो वैल्यू है ये गलत भी हो सकती है, पुरानी कुछ कंसिडरेशन को देख के की जा सकती है, इसको रिमूव करके जो भी आपकी वैल्यू आए। अच्छा, रजिस्टर की, अच्छा इसमें जब लिखने के लिए जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल। अच्छा, अब आर की इम्पिडेंस आर प्लस जे एक्सएल, आर इज सेम 181 ही होगा। ठीक है, तो 181 हो जाएगा, सही है। और जो हमारे पास एक्स एल आएगा, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने का आपको फॉर्मूला पता है, एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। 2 हमें पता है क्या है, पाई पता है क्या होता है, एफ फ्रिक्वेंसी गिवन है 10 के हर्ट्ज। ठीक है, तो वो आप इंसर्ट करके एल की वैल्यू जो आपने सेलेक्ट की है वो फाइंड आउट करके आप एक्स एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यू विल देन फाइंड आउट द इम्पिडेंस, कंप्लीट इम्पिडेंस। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड चीज़ है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना। हमें पता है किस तरह की जो चीज़ आती है, यहाँ पास कार्टेशियन फॉर्म आती है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला यही है। ये नॉट ओनली इन दिस, हमें वैसे ही हम लोगों ने काफ़ी बार कैलकुलेट किया हुआ है इन द प्रीवियस क्लासेस और प्रीवियस सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का तरीका ये है, मैथमेटिक्स में यही होता है कि आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर अंडर रूट, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा एक जेड का, जो भी आपका आएगा उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो गलत हुए हैं आप उसके अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा, सही है। और फिर हमारे पास फेज एंगल है, फेज एंगल फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला गिवन है, आप लोग फेज एंगल फाइंड आउट करके यहाँ पर लिख दीजिएगा विद डिग्री साइन। ठीक है, उसके बाद नाउ कमिंग बैक टूवर्ड्स द लैब टास्क। अब इस लैब टास्क में आपके पास फर्स्ट पार्ट जो है वो है इम्पिडेंस ऑफ अ सीरीज आरएल सर्किट, यानी कि हम लोग इम्पिडेंस को देखेंगे कि किस तरह के ये जो इम्पिडेंस है ये किन किन फैक्टर्स पे, किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है सर्किट पे। हम लोग वो चेंज करके देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इम्पिडेंस जो है वो चेंज हो रही है।
ठीक है, तो सबसे पहले ये आपके पास अगेन सेटअप सर्किट ऑन फिगर 4.1 जो आपके पास ऊपर फिगर है वही आरएल सर्किट वाली। आर एंड एल सेम एज प्री लैब, यानी जो प्री लैब में ली है वही वैल्यूज आप यहाँ पर लेंगे, ये वोल्टेजेस अप्लाई करेंगे एंड देन यू विल डू ऑल द स्टेप्स टू कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। अब ये आपको टेबल जो है वो फिल आउट करना है। ठीक है, ये टेबल कैसे फिल आउट करेंगे, एलटी स्पाइस पर आप इसकी डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनानी है बता चुकी हूँ काफ़ी बार, तो फिर आई थिंक इस लैब में शायद नहीं बताऊँ। सही, तो आप लोग अगेन फाइंड आउट कर लीजिएगा वी एस, वी आर, आई, वी एल, एक्सएल आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मतलब जो भी एक्सएल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सएल फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप जो है वो जो आपका फॉर्मूला है 2 पाई एफ एल उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका आप लोग वी एल डिवाइडेड बाई आई करके भी एक्सएल फाइंड आउट कर सकते हैं। यू विल सी कि दोनों सेम ही आते हैं एक्सएल। ठीक है, आपकी मर्जी है, किसी तरीके से भी कर लें। सही है, तो फिर आपके पास फर्स्ट इसमें जो है वो आपके पास वी एस 5 है, यानी पीक टू पीक वोल्टेज 5 गिवन है, और आर जो है वो जो आपने प्री लैब में ली थी वही आप लोग लेंगे। सही है, फिर उसके बाद आपके पास जो गिवन है वो है आपके पास वोल्टेज सेम रखा है, और वोल्टेज सेम है, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो चेंज कर दी गई है। तो अब सिर्फ चेंज इन द रेजिस्टेंस में आप लोग देखेंगे कि किस तरह का जो है वो क्या फ़र्क पड़ता है इस एंगल के ऊपर, यानी कि आपने सिर्फ रजिस्टर की वैल्यू सर्किट में चेंज की, मतलब जो भी आपकी सिलेक्टेड वैल्यू होगी उससे थोड़ी आपने कम कर दी है, तो आप देखेंगे कि थीटा पे हमारे पास क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि थीटा इज डिपेंडिंग अपॉन एक्सएल। एक्सएल विल ऑफ कोर्स रिमेन द सेम, क्योंकि एक्सएल जो है वो 2 पाई एफ एल होता है, फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, फ्रिक्वेंसी सेम है, एल भी सेम है, सिर्फ आर चेंज हो रहा है, तो यानी कि थीटा पे क्या फ़र्क पड़ता है हम लोगों ने देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने सप्लाई वोल्टेज चेंज किया और रेजिस्टेंस को उतना ही रखा, यानी हम देखना चाहते हैं कि इस थीटा का या इम्पिडेंस का सप्लाई वोल्टेज से भी कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, यानी कि सप्लाई वोल्टेज को चेंज करने से हमारे पास ये इम्पिडेंस या इम्पिडेंस का एंगल चेंज होता है या नहीं होता। ठीक है, तो फिर आप लोग डिफरेंट ये चेंजेस करके देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, जिसमें कुछ वैल्यूज कभी कम की हुई है कभी ज़्यादा की हुई है, तो ये आप लोग ऑब्जर्व कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर ऑब्जर्वेशंस जो है वो इसकी ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपके पास पोस्ट लैब में आपसे पूछे हुए होंगे। ठीक है, देन वोल्टेज रिलेशनशिप, यानी कि वोल्टेज को चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो अब ये जो है हमारे पास वोल्टेज को चेंज करने से थीटा पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। सही है, तो ये हम लोग इस सर्किट में डिफरेंट वोल्टेजेस चेंज किए हैं, समटाइम्स रेजिस्टेंस चेंज की हुई है, तो फिर आप लोग अफेक्ट चेंज करेंगे। और इसमें जो है हम लोगों ने जो थीटा कैलकुलेट किया था वो हम लोगों ने tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर करके कैलकुलेट किया था। इसमें वी हैव दिस डिफरेंट फार्मूला दैट इज वी एल अपॉन वी आर, यानी कि tan इनवर्स ऑफ वी एल अपॉन वी आर कैलकुलेट करके हम लोगों ने थीटा कैलकुलेट किया है। एंड यू विल नाउ ऑब्जर्व कि हमारे पास क्या वाकई ही में इस टेबल का थीटा और उस टेबल का थीटा सेम आता है या नहीं आता। अगर नहीं आ रहा तो क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है। सही है, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपसे पोस्ट लैब में अगेन पूछे हैं। सही है, ओके। सो ये आप लोगों ने वोल्टेज मतलब चेंज इन सप्लाई वोल्टेज रिलेशनशिप्स देखे कि इम्पिडेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है सर्किट की, और अगर हम रेजिस्टेंस को चेंज करके देखेंगे तो सर्किट की इम्पिडेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, सर्किट की वोल्टेजेस पे क्या फ़र्क पड़ता है और सर्किट की इम्पिडेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये हम इन दो टेबल्स से ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट इज अबाउट द मेजरमेंट ऑफ फेज एंगल दैट इज थीटा और यूजिंग द ऑसिलोस्कोप। अब ये थीटा है कौन सा थीटा, ये जो हम लोगों ने फेजर डायग्राम ऊपर बनाई थी उसमें थीटा आपने देखा होगा कि थीटा हमारे पास सप्लाई वोल्टेज का थीटा था, हम लोग ये फाइंड आउट कर रहे हैं। सही है, ऊपर भी हम लोगों ने दो टेबल्स में यही फाइंड आउट किया था, इसमें हम लोग उसी थीटा को फाइंड आउट कर रहे हैं लेकिन कैलकुलेट नहीं कर रहे। ऊपर हम लोगों ने जितने भी दोनों टेबल्स में थीटा फाइंड आउट किए थे वो दोनों कैलकुलेटेड वैल्यूज थी। ठीक है, अभी हम लोग जो थीटा फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग मेजर करेंगे, यानी अगर आपके पास ऑसिलोस्कोप में वोल्टेज करंट, ऑफ कोर्स अगर आप हार्डवेयर ऑसिलोस्कोप देखेंगे उसमें तो आपके पास करंट नहीं आ रहा होता, लेकिन सॉफ्टवेयर में ऑफ कोर्स आपके पास करंट आ रहा होता है, तो आप लोग थीटा कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये मैं आपको इस लैब में बताती हूँ। ठीक है, तो आई थिंक मुझे ड्रॉ करना ही पड़ जाएगा। तो आपके पास अगेन ये जो आर एंड एल की वैल्यू है जो आपने प्री लैब में ली थी वही लेंगे, सेम रिपीट, और फिर ये काम करेंगे। अब थीटा फाइंड आउट करने के लिए लेट मी जस्ट ड्रॉ द सर्किट। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले से ड्रॉ नहीं किया हुआ था तो दैट्स मीन इट विल टेक सम टाइम, तो बेयर विद इट।
ठीक है। आर की वैल्यू आप कुछ भी जो आपने ली है, लेट्स से 181। इंडक्टर की वैल्यू ये मैं रैंडमली डाल रही हूँ, जो भी मतलब समझ में आए। 10 मिली हेनरी, जो आपने लिए आप वही उसी से करेंगे काम, लेकिन मैंने रैंडमली डाली ताकि मैं जल्दी क्विकली कर सकूं। ठीक है, ओके। वोल्टेज की वैल्यू जाके साइन वेव सेलेक्ट करेंगे, आपको सब करना आता है। डीसी ऑफसेट 0, देन एम्पलीट्यूड 5। 5 वोल्ट पीक टू पीक रखेंगे तो एम्पलीट्यूड आपका 2.5 हो जाएगा, लेकिन मैं रैंडमली कर रही हूँ तो दैट्स वाई जस्ट टू टेल 10 के। ठीक है, और जो है टाइम डिले 0.000001, बाकी सब चीज़ों को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्किट आ गया। अब हम इसको सिमुलेट करते हैं। एडिट सिमुलेशन कमांड, टाइम रैंडमली मैं 0.1 सेलेक्ट करी हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, सो नाउ आई वांट टू मेजर, कोई एक वोल्टेज में कैलकुलेट। ओके, मेरी फ्रिक्वेंसी टाइम बहुत ज़्यादा था, तो अब मैं सिमुलेशन कमांड में जाकर टाइम को थोड़ा कम करूँगी। ओके, सो हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वोल्टेज आ गया है अक्रॉस दिस इंडक्टर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें करना ये है कि हमें फेज एंगल, यानी कि फेज एंगल फाइंड आउट करना है सप्लाई वोल्टेज का। ठीक है, तो सप्लाई वोल्टेज का जो फेज एंगल होगा वो क्या होगा, मतलब अगर मैं इसको राइट डाउन करूँ, सप्लाई वोल्टेज का जो फेज एंगल होगा, फेज एंगल ऑफ सप्लाई, यानी कि थीटा ऑफ थीटा theta of supply or theta of the circuit will be equal to the phase angle of supply voltage minus phase angle of supply current। ठीक है, सप्लाई करंट ऑफ कोर्स हमारे पास पूरे सर्किट में सेम है, सिर्फ हमें फेज एंगल ऑफ मतलब फेज एंगल ऑफ सप्लाई वोल्टेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग वेव फॉर्म्स लेंगे। अच्छा, अब हम लोग के पास क्योंकि ये बहुत सारी जो है वो वेव फॉर्म्स आ रही हैं, तो दैट्स वाई व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट कि हम लोग इसमें से कोई 2-3 साइकिल्स जो हैं वो कंसिडर कर लेते हैं। यानी कि हम लोग इसकी सिमुलेशन कमांड में जाकर इसके टाइम को थोड़ा सा और कम करेंगे। ठीक है, और अब हमारे पास सही है, थोड़े कम साइकिल नज़र आ रहे हैं ताकि एनालिसिस इजीली हो जाए। ठीक है, तो अब हमें ज़रूरत थी, एक थी वीएस की। ठीक है, ये है हमारे पास वीएस, ये जो ब्लू कलर की हमारे पास वेवफॉर्म आ रही है, ये है वोल्टेज अक्रॉस द सप्लाई। सही, अब हमें दूसरी जो चीज़ चाहिए वो है करंट गोइंग इन द सप्लाई। ठीक है, क्योंकि जो फेज एंगल फाइंड आउट करना है वो है सप्लाई वोल्टेज का फेज एंगल माइनस सप्लाई करंट का फेज एंगल। अब सप्लाई करंट का फेज एंगल हम यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि अपने सीटी सिंबल को सप्लाई में भी रख के फाइंड आउट कर सकते हैं, रजिस्टर पे भी रख के फाइंड आउट कर सकते हैं, और इंडक्टर पे भी रख के फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है, वो ये कि हमारे पास ये जो सीटी है इसके साथ हमारे पास एक रेड कलर का एरो बना आ रहा है। ठीक है, ये अगर आप ऑब्जर्व करें, एक रेड कलर का एरो बना आ रहा है। ये रेड कलर का एरो जो है ये करंट की डायरेक्शन बता रहा है हमें कि करंट की डायरेक्शन ये जो फाइंड आउट करेगा वो किस डायरेक्शन में फाइंड आउट करेगा, यानी कि किस डायरेक्शन को कंसिडर करते हुए ड्रॉ करेगा। अब हमें पता है कि हमें एसी में हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है, यानी कि समटाइम्स इन द फर्स्ट हाफ इट इज गोइंग फ्रॉम going clockwise, and in the second half in the negative phase it is going anti clockwise, या फिर vice versa। ठीक है, तो अब हमें पॉजिटिव साइकिल में हमें पता है कि जो करंट होता है वो सप्लाई से निकलकर बाकी कंपोनेंट्स पे जा रहा होता है पॉजिटिव साइकिल में। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास डायरेक्शन बनती है वो क्लॉकवाइज बनती है इन द पॉजिटिव साइकिल, यानी कि पॉजिटिव साइकिल में हमारे पास करंट जो होगा वो यहाँ सप्लाई से निकलेगा और यहाँ पर इन कंपोनेंट्स पे जाएगा, और नेगेटिव साइकिल में हमारे पास साइकिल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी कि कंपोनेंट्स से यूं जाएगा और एंटर होगा सप्लाई के अंदर, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा इन द नेगेटिव साइकिल, और पॉजिटिव साइकिल में क्लॉकवाइज जाएगा। सही है, अब हमें क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है फेज एंगल ऑफ द करंट, तो इसमें अगर हम देखें यहाँ पर हम लोगों ने जब इसको रखा है इस सीटी को, तो ये जो करंट की डायरेक्शन रेड एरो से शो कर रहा है हमें, ये करंट डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज शो कर रहा है, यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है, तो यानी कि ये घूमकर एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा पूरे सर्किट में।
अब क्योंकि हमें अब एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ये नेगेटिव साइकिल में दिखाएगा, अब क्योंकि हमें नेगेटिव साइकिल में नहीं देखना, हमें पॉजिटिव साइकिल में अपनी सारी ऑब्जर्वेशन करनी है, तो इसलिए हम लोग इस वाले करंट को कंसिडर नहीं करेंगे, या फिर हम कर भी सकते हैं उसको हम नेगेटिव कर देंगे। या दूसरा तरीका हम इसको देखेंगे तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। अगर हम यहाँ पर करंट सीटी देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज आ जाएगा, सही है, ये क्लॉकवाइज बन रहा है, मतलब वाहिद यही है करंट हमारा जो क्लॉकवाइज हमें शो कर रहा है, बाकी ये जो दो जो है वो हमें एंटी क्लॉकवाइज शो कर रहा है। अब या तो अगर आपके पास सीरीज सर्किट है तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप लोग करंट जो है वो इन दोनों को कंसिडर करने की बजाय इसका करंट जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपके पास सीरीज सर्किट नहीं है और आपके पास यही ऑप्शन है कि इसका करंट फाइंड आउट करना है, सही है, और क्योंकि ये जो है वो दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, हमें तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेना है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसके करंट को लेंगे, यानी कि सप्लाई के करंट को लेंगे, ठीक है, और फिर इसकी जो लेबल है इस पर राइट क्लिक करके इसके एक्सप्रेशन में जाकर माइनस लिख देंगे यहाँ पर, सही है। तो अब ये हमारे पास सही हो गया, सही है, जो रेड कलर का था हमारे पास सही हो गया। अब हम लोग देखेंगे हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, और जो जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी हम उनको डिलीट कर देंगे, सही है। हमें क्या रिक्वायर्ड था, फेज वोल्टेज, आई मीन के नोड, ये वाला वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज जो कि ब्लू कलर के इसमें शो हो रहा है, और ये वाला करंट, ठीक है, और ये जो है वोल्टेज एक्स्ट्रा है तो इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा डल हमारे पास कलर है तो इसको मैं कलर चेंज करके येलो कलर ले लेती हूँ ताकि थोड़ा सा एक समझ में आ जाए, सही है। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास अब ये वेव फॉर्म्स जो हैं वो बन चुकी हैं, किसकी, करंट की और वोल्टेज की, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा एक इशू ये आ रहा है हमारे पास कि हमें जो है अगर हम सिर्फ और सिर्फ करंट की वेव फॉर्म को ऑब्जर्व करें, अच्छा करंट की वेव फॉर्म जो है सॉरी इसको अभी कंसिडर नहीं करी, करंट की वेव फॉर्म को अगर मैं ऑब्जर्व करूं, क्योंकि अब देखिए वोल्टेज की जो सप्लाई वोल्टेज की जो वेव फॉर्म थी वो जीरो से स्टार्ट हुई, कुछ ऊपर गई यानी कि 5 वोल्ट ऊपर गई, 5 वोल्ट नीचे गई, और एक कंप्लीट साइकिल बन रहा है, यानी कि जीरो से 5 वोल्ट ऊपर पॉजिटिव साइकिल और 0 से 5 वोल्ट नीचे नेगेटिव साइकिल, ये कंप्लीट इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। लेकिन अगर मैं इस करंट की वेवफॉर्म को ऑब्जर्व करूं तो व्हाट आई हैव सीन इस डैट की जो करंट की वेवफॉर्म है ये थोड़ी सी अनस्टेबल है, यानी कि ये जो है उसको जीरो के ऊपर और नीचे होना चाहिए, इक्वली ऊपर और इक्वली नीचे होना चाहिए, रादर देन दिस ये क्या हो रहा है कि ये अनस्टेबल फॉर्म में, यानी कि यहाँ से यूं थोड़ा सा शो हो रही, थोड़ी ऊपर चली गई है, यानी कि इसका जो ऑफसेट है बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, फिर नीचे, फिर होते 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 कहीं यहाँ कहीं जाकर ये स्टेबल हो रही है, वो भी हमें सिर्फ मे बी दिख रहा हो स्टेबल हो रही है, ये एक्चुअली स्टेबल नहीं भी हो सकती। इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि अब ये हो क्यों रहा है, पहले मैं ये बता दूं, फिर करना क्या है ये बताती हूँ। कि ये हो इसलिए रहा है क्योंकि हमें पता है कि इंडक्टर जो है वो एक स्टोरिंग एलिमेंट है, ये थोड़ा सा डिले लेता है, यानी कि अब फ़ौरन से ही जब हम स्विच ऑन करते हैं यानी सप्लाई वोल्टेज देना स्टार्ट करते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है करंट को ड्रॉ करने में अकॉर्डिंगली, मतलब जो भी इसका फिनोमेना होता है वो उसके अकॉर्डिंगली, तो ये थोड़ा डिले शो करता है। तो ये जो अनस्टेबल सिचुएशन है यानी कि एक ओवरशूट जो आ रहा है करंट में, तो ये उसी स्टोरिंग एलिमेंट के इस बिहेवियर की वजह से आ रहा है। ऑफ कोर्स वोल्टेज इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन एनीथिंग, सप्लाई वोल्टेज जो है वो किसी भी लोड वगैरह पर डिपेंड नहीं करता, तो वो जो है वो नॉर्मली बिल्कुल सही वैसे ही परफेक्ट शेप में आएगा, लेकिन ये जो है वो थोड़ा सा अनस्टेबल होकर एंड में कहीं जाकर ये स्टेबल हो रहा है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको मैंने कैसे ऑब्जर्व किया कि देखिए इसका जो ज़ीरो है जो है वो ज़ीरो है वो यहाँ पर आ रहा है और इक्वली अप एंड इक्वली डाउन होना चाहिए अक्रॉस ज़ीरो। तो हम ये देख सकते हैं कि ज़ीरो से ऊपर ये जा रहा है अराउंड 8 मिली एम्पियर और नीचे जो है वो यहाँ पर कहीं जाके इस पॉइंट में जाके -8 आ रहा है, ठीक है। तो अब हम ऑब्जर्वेशन जो है वो अपनी या तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि हम लोग जो है वो अपनी जो नोट डाउन टाइम है वो हम लोग ज़ीरो से करने की बजाय हम लोग यहाँ कहीं 250 माइक्रो सेकेंड से करें, यहाँ से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करें, या फिर इसके जो है वो हम लोग जो है वो मतलब शो करने की बजाय हम लोग यहीं से मेजरमेंट्स जो होंगी वो यहीं से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग जो है वो चेंज नहीं करते, ऐसे ही काम करते हैं, ऐसे ही ऑब्जर्व कर लेते हैं। हमें यहाँ पर क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर कहीं जाकर जो है वो स्टेबिलिटी आई है, ठीक है। यहाँ पर देखें आप, ये जो है वो 8 पर दिखा रहा है और ये -8 पर ही दिखा रहा है। तो हम दूसरा एक काम ये कर सकते हैं कि इनकी वैल्यूज़ को भी या तो अकॉर्डिंगली चेंज कर दें या फिर ऑब्जर्वेशन आई गेस चेंज कर देते हैं।
ठीक है, तो हम लोग ऑब्जर्वेशन चेंज करने के लिए सिमुलेशन पे जाएंगे, सिमुलेट एडिट सिमुलेशन कमांड। तो हम लोग जो है वो स्टार्ट टाइम सेविंग डेटा जो है वो हम लोग इसका 0 से नहीं रखते, हम लोग जो है वो 250 माइक्रो विल बिकम 0.0025, राइट। और स्टॉप टाइम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 5 की बजाय 9 रख देते हैं, ठीक है, ताकि हम ज़्यादा सही से ऑब्जर्व कर लें। सही है, नाउ अगेन रन। अब हमें देख रहे हैं कि अब हमारे पास ये बिल्कुल स्टेबल फॉर्म में हमारे पास आ गई है, क्योंकि कैसे पता चला कि इसका जो ऑटो स्केल हुआ हुआ है ये ऊपर 10 बता रहा है और नीचे भी -10 बता रहा है। दैट मीन्स कि हमारे पास ये जो करंट की वेव फॉर्म है ये स्टेबल है। बाकी जो अनस्टेबल वाला पार्ट था हम लोगों ने उसको थोड़ा सा कट कर दिया, हम लोगों ने इसकी ऑब्जर्वेशन जो है वो जहाँ से ये स्टेबल होना स्टार्ट हुई है करंट की वेव फॉर्म वहीं से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को फेज एंगल फाइंड आउट करना है किसका, अपने पूरे सर्किट का। और वो कैसे फाइंड आउट करेगा, फेज एंगल ऑफ वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज माइनस फेज एंगल ऑफ सप्लाई करंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए फेज एंगल ऑफ सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब फेज एंगल फाइंड आउट करने के अब फेज एंगल तो हम कहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें फाइंड आउट करने के लिए कोई एक पॉइंट जो है वो स्टार्ट पॉइंट जो है वो सेलेक्ट करना होगा, यानी कि एक रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करना होगा कि हम लोग अपनी सारी मेजरमेंट्स जो है वो इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब वो पॉइंट लेट से मैं जो हूँ वो यहाँ मिड से कहीं इस जगह से मैं वो पॉइंट जो है वो सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। वो मैंने पॉइंट यहाँ से लिया कि वेवफॉर्म यहाँ से मैं कंसिडर कर रही हूँ, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, जहाँ से ये वेवफॉर्म जीरो की लाइन क्रॉस कर रही है, ठीक है। यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रही है, यानी कि मैं इसका ये वाला पॉइंट जो है अपनी मर्जी से इसका ये वाला पॉइंट जो है ये स्टार्ट पॉइंट कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के लिए स्टार्ट पॉइंट में इसको कंसिडर कर रही हूँ। तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसका जो इसका स्टार्ट पॉइंट होगा वो ऑफ कोर्स जो भी इसका टाइम होगा वो मैं नोट डाउन करूंगी। कैसे नोट डाउन करूंगी, कर्सर को लेकर कर्सर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसका कर्सर आ गया हमारे पास। अब कर्सर हमारे पास ये 1 है, ठीक है, कर्सर 1। अब इस कर्सर 1 को मैं जो है वो कहाँ रख रही हूँ, इसके स्टार्ट पॉइंट पे। ये इसका स्टार्ट पॉइंट था, ठीक है, जहाँ पर इसका जो वोल्टेज होगा वो अराउंड 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर आप राइट साइड पे देख सकते हैं, राइट बॉटम पे जो हमारे वोल्टेज शो कर रहा है वो 37.24 मिली वोल्ट शो कर रहा है, दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 0, ठीक है। तो ये इसका पॉइंट हो गया। अब इसका टाइम कितना है, ठीक है, इसका टाइम नोट करेंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इसका टाइम बता रहा है, टाइम इसका है 250.118, ठीक है। ये इसका टाइम बता रहा है, इस वेव फॉर्म का टाइम, सही है। अब अच्छा, एक चीज में भी समझ ना आ रही हो कि मैं फेज एंगल नोट कर रही थी तो टाइम कैसे नोट कर रही हूँ। तो बेसिकली हमारे पास ये जो वेव फॉर्म्स ड्रॉ होती है ट्रांजिट एनालिसिस, हम लोग ये जो एक्स एक्सिस होता है ये टाइम डोमेन में भी रख सकते हैं, हम लोग इसको फेज डोमेन में भी रख सकते हैं, यानी इस पूरे टाइम को हम लोग फेजर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फेज फॉर्म हमें पता है 360 का हमारे पास रोटेशन होती है हर वेव फॉर्म की, पूरा एक जो हमारा साइकिल होता है वो 360 रोटेशन में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर टाइम जो भी कंसिडर करूंगी तो इस टाइम से ही मैं मल्टीप्लाई बाय 360 करके डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड करके मल्टीप्लाई बाय 360 करके फेज एंगल फाइंड आउट कर लूंगी, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आगे बता रही हूँ इसको, ठीक है। तो अब इसका टाइम नोट कर लें, इसका टाइम नोट है यहाँ पर 250.11 माइक्रोसेकेंड। ये फर्स्ट इस वेव फॉर्म का टाइम हो गया कि इस टाइम पर इस वेव फॉर्म का क्या टाइम है, सही है। अब हम सेकेंड वेव फॉर्म का टाइम नोट करेंगे। सेकेंड वेव फॉर्म हमारे पास करंट की है, ठीक है। करंट के लिए हम करंट का कर्सर ऑन करते हैं, कर्सर नंबर 2 रखते हैं इसको, ठीक है। कर्सर नंबर 2, ये हमारा कर्सर नंबर 2 जो है वो करंट का कर्सर आ गया। इसको हम अब इसके स्टार्ट पॉइंट पे रखेंगे। इसका स्टार्ट पॉइंट भी यहाँ जहाँ से ये नेगेटिव फेज क्रॉस करके पॉजिटिव फेज में आ रही है इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट जो है वो इसका ये हो गया, ठीक है। दोनों को एक जगह पर हम रख देंगे, सही है। अब इसका पॉइंट हो गया, दूसरे कर्सर को मैंने यहाँ रख दिया। इसका टाइम भी नोट करें 270.70 माइक्रोसेकेंड। अब हमें क्योंकि इन दोनों का फेज डिफरेंस चाहिए, ठीक है, टू कैलकुलेट द थीटा, ठीक है। तो फेज मतलब इन दोनों का टाइम डिफरेंस नोट कर लेंगे। टाइम डिफरेंस क्या है, यहाँ पर इसमें डिफरेंस कर्सर टू माइनस कर्सर 1, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम डिफरेंस हमें लिखा हुआ है 20 माइनस 20.58590,
ठीक है, तो यहाँ पर लिखें 20.58 माइक्रो, माइक्रो के लिए यू, माइक्रो सेकेंड। ठीक है, सॉरी, ओके। सो 20.58 माइक्रो सेकेंड, ये हमारे पास टाइम डिफरेंस आ गया इन दोनों वेव फॉर्म का। अगेन नोट, मैंने इन दोनों वेव फॉर्म का टाइम डिफरेंस नोट किया, स्टार्ट टाइम डिफरेंस नोट किया। ठीक है, यही टाइम डिफरेंस सेम होगा, आप यहाँ नोट कर लें, यहाँ नोट कर लें, यहाँ नोट कर लें, कहीं पे भी नोट कर लें, ये टाइम डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, अब इस टाइम डिफरेंस में हम लोग अब हम इस टाइम डिफरेंस को हम लोगों ने फेज डिफरेंस में जो है कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब हम लोग फेज डिफरेंस कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए इस पूरी हमें टाइम फेज डिफरेंस कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास वी हैव दिस फॉर्मूला टाइम डिफरेंस को। अब हमें फेज डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए वी हैव दिस फॉर्मूला दैट इज टाइम डिफरेंस divided by d. This small d is the time difference between the two waveforms and this capital D is the total time period of a complete waveform. ठीक है, अब टोटल टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? टोटल टाइम पीरियड आपके पास दो तरीके हैं फाइंड आउट करने के लिए, या तो कर्सर यूज करके कर लें, या फिर जो आपके पास फ्रिक्वेंसी गिवन है उसको 1/f कर लें तो टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा, या फिर आप लोग कर्सर यूज करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग वो लिखेंगे, फिर आपके पास ये थीटा आ जाएगा। ठीक है, और फिर उस थीटा को कंपेयर कीजिएगा जो आप लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेटेड वैल्यूज में थीटा निकाला है, यहाँ और यहाँ। सही है, ये जो चीज़ है पार्ट नंबर सी, ये आप लोग सिर्फ एक ही आर और एल की वैल्यू के लिए करेंगे, पूरा टेबल नहीं बनाना है इसका। सही है, तो उसको कंपेयर कर लीजिएगा फर्स्ट रीडिंग ऑफ दिस टेबल से। ठीक है, तो ये आप लोगों ने सीखा कि किस तरह से हम लोग फेज डिफरेंस जो है वो मेजर भी कर सकते हैं और कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सही, और कैलकुलेट डिफरेंट तरीकों से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है हम लोगों ने इस लैब में सीखा। ठीक है, तो आप लोग ये कंपेयर कीजिएगा और वो सेम ही आएंगे। ठीक है, तो फिर पोस्ट लैब इज अबाउट द किस तरह से जो है वो हम लोग ड्रॉ कीजिएगा इम्पीडेंस ट्राइंगल, वो मैंने ऊपर करना सिखा दिया था। और यूजिंग द डेटा फ्रॉम दिस ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ दिस थिंग। ठीक है, अभी आपको इसमें एक एडिशनल पार्ट ये है कि इसमें वी एस वी आर और वी एल का तो मैंने ड्रॉ कर दिया था, लेकिन आई का ड्रॉ नहीं किया था, तो आप आई का भी उसी के अंदर ड्रॉ करेंगे। आपको पता है कि आई जो है वो एक ही है, तो उसी में आई की डायरेक्शन क्या होगी, ऑफ कोर्स वो जो मैंने अभी पूरा कॉन्सेप्ट समझाए हैं उससे समझ आ जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के मार्क्स हैं, आपको खुद से देखना है। ठीक है, तो फिर इसकी एक क्वेश्चन रिलेटेड है, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन होंगी इस दो टेबल्स को लेकर, ये इनसे रिलेटेड है। ठीक है, एंड नाउ ये लैब जो है वो ख़त्म हुई है। ठीक है, इस लैब में आप लोगों ने काफ़ी डिफरेंट चीज़ें थोड़ी सी सीखी है कॉन्सेप्ट वाइज, मे बी थ्योरी में ऑलरेडी सीख चुके हो, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा रिविजन इसका ज़रूरी था जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस लैब। ठीक है, तो टिल वी मीट इन द नेक्स्ट लैब, अल्लाह हाफ़िज़।